सिंह साहब, माओवाद पे, नक्सल पे और माओवाद, नक्सल और जिहादियों के इस पूरे घालमेल पे आप एक लंबे वक्त से बोलते रहे हैं और आपने इस ट्रेंड को भी देखा होगा कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो या फिर आप आंध्रा हो, जब जब चुनाव होते हैं आपको याद होगा कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बिल्कुल बाल बाल बचे थे वो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी हाल में छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ा हमला माओवादियों ने किया है जिसमें 22 से ज़्यादा जवान घायल हुए हैं और ये घटनाएं बीच में होती हैं, जवान शहीद हो जाते हैं, फिर उस पर कुछ लीपापोती होती है, बात बढ़ जाती है, आखिर ये खूनी विचारधारा, ये जो रेड कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर का जो घालमेल है, जी जी इसको जी। आप क्या, जो हल्का सा मुझे लगता है, क्या इस पूरे हमले के पीछे बंगाल के चुनाव में राष्ट्रवादी ताकतों की बढ़ती हस्ती और एंटी इंडिया माओवादी और जिहादियों की जो स्थिति है वो कमज़ोर है, उसके रिpercussion में ये उस स्टेट में कराया गया है जहां कांग्रेस है? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये मेरा भी एनालिसिस है और मैंने अपनी किताब में बड़ी विस्तार से इस पर लिखा है। मुझे याद है कि जब 24 फरवरी के दिन जब मैं हमारा किताब का विमोचन हो रहा था और आपने ये लोगों को ये बताया अपने भाषण में कि इसमें अपने संबोधन में कि इसमें 10 चैप्टर्स जो है 52 में से 10 चैप्टर्स माओवाद पे लिखे गए माओवाद हैं। पे। तो लिखने का कारण यही था कि ये बहुत ही एक ग्रेव प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में और उसको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया गया और मैं उसके हर पहलू को बताना चाहता था और आपने देख लिया। सभी लोग कह रहे थे, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जिस समय वो गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे याद है कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया था या उन्होंने एक तरह से घोषणा की थी कि मैं 2 साल के अंदर में माओवाद को जड़ से समाप्त कर दूंगा, लेकिन वो समाप्त हुआ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कुछ आंकड़े बदलते रहते हैं कि 600 जिलों में से 630 जिलों में से अभी 200 जिले हो गए, 200 जिलों से घट के वो 180 हो गए, 100, जो वो आंकड़ों की बात है। लेकिन जो इनका जो मेन सिटाडेल्स है, जैसे कि आपका गया का फॉरेस्टेड एरिया हो गया या ये आपका मलकानगिरी का एरिया हो गया, गद्र चिरौरी का एरिया और या अबूझबड़ फॉरेस्ट एरिया का जो है, उनमें उसमें कोई मुझे मुझे कमी नहीं नहीं दिख रही है। और अर्बन माओवादियों का जो पैठ है और उनकी जो रीच है और उनकी जो गतिविधियां हैं पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। और पहली बार ये भी देखा गया इस दौरान में, खास करके मोदी साहब के आने के बाद, कि ये जितने ताकतें हैं, जिसने आपने राष्ट्रवादी ताकतें बोला, तो नेशनलिस्ट फोर्सेस, तो आजकल लोग बड़े दे टेक एन ऑफेंस कि आप कहो कि एंटी नेशनल फोर्सेस, तो पूछते हैं कि कौन एंटी नेशनल कौन एंटी फोर्सेस है। नेशनल? तो यही एंटी नेशनल फोर्सेस है, नेशनलिस्ट फोर्सेस। अगर आप मुझसे ये पूछे, क्योंकि जो इस मिट्टी में, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की सेक्रेट ज्योग्राफी, जिनके एंसेस्टर्स यहाँ पे हैं, दे आर नेशनलिस्ट फोर्सेस। और जो इस दायरे के बाहर सोचते हैं जो लोग, और जिस दायरे के बाहर की ताकतों के लिए काम करते हैं, वो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं। और इसमें आपने वो जिहाद का आपने देखा कि ये जिहादी ताकतें और माओवादी ताकतें ये किस तरह से सक्रिय हैं बंगाल में, और ये दोनों दोनों ही एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, क्योंकि ये इनकी ग्लोबल विचारधारा है। जिस तरह से जिहाद उम्मा में, कैलिफेट में विश्वास करती है, गजवाए हिंद में विश्वास करती है, उसी तरीके से ये इंटरनेशनल जो ये अपने लेफ्टिस्ट हैं या जो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा, इनकी भी ग्लोबल व्यू है। इनकी तो पार्टी का नाम ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और आपको मैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता
कि एक इनके लीडर होता था शुरुआती के दिनों में, 30 के दशक में, जब अभी ये फॉर्मेशन हो ही रही थी यहाँ पर, उसने उसने सुझाव दिया था सर, और कानपुर में इनका अधिवेशन हो रहा था। उसने कहा था कि उसको हम इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बोले। उसको सर इन्होंने मार पीट के मंच से उतार दिया, और तब उसके उपरांत इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा। सो दिस इज व्हाट इज द इंटरनेशनल फोर्सेस। बंगाल का ही मिसाल ले ले आप। ज्योति बासु को जब बोला गया था कि वहां बंगाल से इतने सारे घुसपैठी आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? बांग्लादेश से, हाँ सॉरी, बांग्लादेश से। जी जी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं भारत के प्रोलिटेरिएट और बांग्लादेश के प्रोलिटेरिएट में कोई अंतर नहीं मानता हूं। आप समझ रहे हैं? दोनों जगह के मजदूर। हाँ, अगर वो जिंदा होते तो वो रोहिंग्या को भी बोलते कि मैं वहां के भी प्रोलिटेरिएट को अलग नहीं मानता हूं। कलकत्ता की सड़कों पे, फुटपाथ पे देखा है किस तरीके से हशर किया हुआ है। तो ये वो बाकी उनके लिए पूरी दुनिया प्रोलिटेरिएट थी। तो ये एंटी नेशनल फोर्सेस कहीं शायद उनको लग रहा है कि वो हार की स्थिति में है। इसलिए मैंने हर चुनाव के पहले देखा कि इस तरह की बड़ी बड़ी हमलाएं होती हैं। आप 2013 का वो याद कर लीजिए, जब ये दरबा में मैसेकर हुआ था, बीसी शुक्ला और ये पूरी कांग्रेस लीडरशिप वाइप आउट हो गई थी। तो आप याद करना कि जब ये विदेशी महिला जब पावर में आई थी, इसको कितने 147 148 सीट थे। ये तो ऐसे इस तरह से स्ट्रट कर रही थी पूरे इंडियन पॉलिटिकल स्टेज पर, जैसे कि पता नहीं ये कौन सी 400 सीट लेके चली आई है। तब इसको आप वो विजुअल फुटेज आप निकाल सकते हो कि ये जो ज्योति बासु, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट था, उसने इस विदेशी महिला को बोला था कि मैडम नाउ यू रूल फॉर 5 years, क्योंकि विदेशी महिला भी वही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विदेशी महिला का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो था was packed with माओइस्ट, राइट। इसका बेटा जो है, आपने देखा कैसे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा था। उसमें माओवादी भी थे, वो आयशा भी था उसमें, जो कि स्टूडेंट विंग है ये माओवादी का। उसमें जिहादी भी थे, उसमें सभी तत्व थे। तो इस महिला को तो सबको मालूम है कि चर्च के साथ इसके क्या लिंक्स है। आपको कभी कहानी बताऊंगा, इसने किस तरह से पोप आया था। पोप किसी को प्राइवेट ऑडियंस नहीं देता है, और किस तरह से इसकी मुलाकात करवाई थी। और उस आदमी से भी आपको कभी मिलवा दूंगा जिसने पूरा पोप के साथ अरेंजमेंट किया था। इसने अरुणाचल की सरकार गिरवा दी थी साहब। वहां के लोगों ने ये विदेशी महिला को कहा कि यहाँ कन्वर्जन बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री जिसको हटाया गया था वो इस दुनिया में नहीं है। उसका भाई मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बताया था कि चर्च के कहने पर इसने तिरप सेक्टर में जो 7 MLA होते हैं ना, ये क्रिश्चियन, उनसे इसने तख्ता पलटवा दिया था कि कन्वर्जेंस के लिए। तो ये विदेशी महिला और जो जिहादी ताकतें हैं, चर्च और ये आपके वामपंथी ताकतें, ये सारे के सारे एक साथ में इकट्ठे हो गए। तो ये हमला, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मैंने पैटर्न वो जरूर फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, जस्ट 48 और 72 आवर्स बिफोर उसके एक मैसिव क्रैकडाउन हुआ है अर्बन माओइस्ट पे, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। वो भी हमने देखा हुआ है। तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पूरा इलेक्शन के टाइमिंग। और मैं बता दूं, कोई इस हमाम में सभी नंगे, ये जितने समाजवादी और ये जो ट्राइबल नेता, शिबू सोरेन ने एक बार 15 MLAs के साथ सरकार बनाई थी, उसमें 8 सीट्स ही ओड टू द माओइस्ट। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार बनी है, जस्ट इलेक्शंस के पहले ये विदेशी महिला का लेफ्टिनेंट है राज बब्बर, वो वहां पे जाता है और वो वहां पे अपने भाषण में कहता है कि ये माओवादी लोग हैं, वो क्रांतिकारी हैं। तो उसके कहने का ये क्या तात्पर्य है कि जितने कांग्रेसी लोग मारे गए वो दरबा मैसेकर में, उनको क्रांतिकारियों ने मारा। महेंद्र कर्मा, वो सारे क्रांतिकारी लोग थे। इसका मतलब कहीं ये कुछ कांग्रेस में तत्व थे जिसके साथ
विदेशी महिला का वो कंफर्ट लेवल नहीं था, सैक्रिफाइस कर दिया। और वो ही नहीं, वो लेफ्टिनेंट ने, वो राज बब्बर ने क्या बोला, उसके बाद जब सरकार गठित हुई है छत्तीसगढ़ में सरकार है, जी जी जी। छत्तीसगढ़ में, तो उसका जो ये जो पूरा मैसेकर हुआ था, जिसमें महेंद्र कर्मा और ये मारे गए थे, जिस पर सबसे ज्यादा शक की सुई थी, उसको आज उद्योग मंत्री वहां बना दिया है छत्तीसगढ़ में, इस विदेशी महिला ने। वो पैसे की उगाही करता है। माओइस्ट को अब कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, फंडिंग वहीं से है, उगाई जा रही, बिकॉज इट्स अ वेरी मिनरल रिच एरिया। और ये जो उद्योग मंत्री है ना, इसको लिखना आता है ना पढ़ना आता है। मैं इसका कवासी लखमा इसका नाम है, यस। और ये चीज़ें मैं आज आपके साथ में धार गया था, आज से 2-3 साल पहले। उस समय भी मैंने ये बात कही थी। और ये जो इसकी बेटा का मैंने बोल दिया, इसकी पुत्री का मैंने बोल दिया। ये इसका बाप जो है वो खुद बहुत बड़ा माओवादी था, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट। ये मुसोलिनी के आर्मी में था, ये सार्जेंट था। और आपको मालूम है कि POW इसको ले लिया गया था। और कम्युनिस्ट का एक चीज़ है कि वो इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, वो आपका पूरी मानसिकता बदल देते हैं। 2 साल में, बाकी लोगों को 4 साल के बाद छोड़ा, इसको 2 साल के बाद ही छोड़ दिया। उसके बाद वो इटली में आके पूरा अंडरग्राउंड मूवमेंट चला रहा था। अभी भी ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, दे आर वेरी वेरी एक्टिव। और पूरा इनका लिंकेज है हमारे यहाँ से। तभी तो आपने देखा होगा कि वो 2 इटालियन, पॉल बॉस्को और एक क्लोड एंजेलो, ऐसे नाम, वो छत्तीसगढ़ में वहां पर थे, पकड़े गए थे। ग्राहम स्टेन्स क्या कर रहा था? ग्राहम स्टेन्स वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब यहाँ वो एक और आप केरला के किसी कोस्ट पर 2 इटालियन नाविक थे, उन्होंने भी किसी को मार दिया था, याद है आपको? वो एक दूसरा केस था, दैट वाज अ डिफरेंट केस। बट ये 2 इटालियन और 10 फ्रेंच टूरिस्ट को बिहार से डिपोर्ट किया गया था। दे वर ट्राइंग टू लिंक विद द माओइस्ट इन बिहार। ओके, समझ रहे हैं? और ये इसका आपने देखो, ये जो ये नालायक जो था, ये ग्राहम स्टेन्स क्या कर रहा था? ये वहां पे ये कन्वर्जन मिला और इसकी बीबी को पद्मश्री दिलवाया इस विदेशी महिला ने। यानी जो आदमी उस कन्वर्जन के खिलाफ लड़ रहा है, उसे आपने फंसा के जेल में डाल दिया। हाँ। उस दारा सिंह को। और आप ताज्जुब की बात, जैसे एक लाइन जोड़ दूं, इस दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को आप पैरोल दे रहे हैं और वो 20 साल से जेल में हो, उसको माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल नहीं दिया गया दारा सिंह को। ये अजीब ट्रेजेडी है इस देश में। लक्ष्मी नंदा सरस्वती को, he was killed by the Maoist cadres। और ये कौन माओइस्ट कार्डर्स थे? वो माओइस्ट कार्डर्स जो कि क्रिश्चियन बन चुके थे। उसमें लक्ष्मी नंदा सरस्वती को इसलिए मारा कि वो कन्वर्जन्स को रोक रहा था। और यही हकीकत है। तो शंकराचार्य को भी तो फंसाया। अभी मैं और आप वहाँ डाल्टेनगंज में गए थे। अच्छा, जी जी। तो मुझे याद है, अभी थे वहाँ पर एक युवा नेता वहाँ आया और उसने आपके सामने जो कहा कि ये देखिए यहाँ पर ये चर्च क्या कर रहा है, ये तो ये ओपीएम की खेती कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरा इनका माओइस्ट से लिंक है। और क्यों है? तो सिर्फ इसलिए कि एरिया डिस्टेबलाइज रहे, हिंदुस्तान की सरकार का रिट वहाँ तक नहीं पहुँचे, और रिट नहीं पहुँचेगा तो इनका कन्वर्जन का काम चलता रहेगा। दूसरा, आपको कुछ आर्थिक कारण भी है।